हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोग अपना नाम और प्रेजेंट चैट बॉक्स में लिखें। जो भी लोग कनेक्ट हो गए हैं क्लास में, सब लोग अपना नाम और नाम के आगे प्रेजेंट चैट बॉक्स में लिखें सब लोग भाई। हाँ ठीक है भाई सब लोग। देखिए, जो भी नए पार्टिसिपेंट ऐड हो रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट क्लास को अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब लोग भी सेम अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लिखेंगे। ठीक है। अ, सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। रौनक पारिक, रौनक रौनक पारिक, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए हम जो सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम पहली जो यूनिट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट को मैनेज किस किस तरीके से किया जाता है, किसका मैनेजर का क्या रोल रहता है, क्या उसमें सारा काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस किए शेड्यूलिंग वगैरह को लेके, उसके एक्शन प्लान को लेके। तो बेसिकली कुछ चीज़ें जो और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक बहुत अच्छा नाम आपने सुना हो, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और भी इससे रिलेवेंट कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, उसकी क्वालिटी को लेके बात हो गई। जैसे आपने लेयरिंग आर्किटेक्चर पढ़ा है, लेयरिंग आर्किटेक्चर के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेयरिंग आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, कौन से टूल्स काम में लिए जाएंगे, उसके बाद में टूल्स के तो कौन से मेथड काम में लिए जाएंगे, फिर उसके जैसे कि मेथड्स के बाद में हम क्या प्रोसेस काम में लेंगे, और फिर उसके बाद क्वालिटी। तो क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है बेसिकली, जिस जो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है क्वालिटी के अंदर। आप उसी अच्छी कंपनी में जाते हैं, अच्छा पैसा खर्च होता है, अच्छी लोगों की टीम आपको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो देखिए बेसिकली जो दो तरीके की एक्टिविटी होती हैं जो आपने डिस्कस भी की हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आपने पढ़ी भी हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वही चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए ये एक प्रोसेस जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक तो होती है फ्रेमवर्क एक्टिविटी। फ्रेमवर्क एक्टिविटी कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर जो प्रोसेस हम काम में लेते हैं उसके अंदर दो दो तरीके की एक्टिविटी होती है, दो तरीके के काम होते हैं। फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है और एक होती है अम्ब्रेला एक्टिविटी। फ्रेमवर्क और अम्ब्रेला एक्टिविटी, ये दोनों नाम हमने बहुत अच्छे से सुने हुए हैं और बहुत अच्छे से हमने काम किया है इनके अंदर। तो जैसे हम बात करते हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी होती है, और अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं उसमें देखिए ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आपने जो एसडीएलसी में पढ़ा है फ्रेमवर्क एक्टिविटी, उसमें ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं वो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर जो आपने पढ़ा होगा एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। देखिए यही चारों नाम वापस से, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी है। अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं उसके लिए हमें पहले एनालाइज करना होगा उसके अंदर, फिर उसके अंदर एनालिसिस में एसआरएस, फॉर्मल रिक्वायरमेंट और ये सब कुछ होती हैं, फिर उसके बाद में डिजाइनिंग पार्ट आता है, उसमें अलग तरीके की आर्किटेक्चरल डिजाइन होती है। ठीक है। फिर उसके अंदर कोडिंग होती है, अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग।
वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, अल्फा, बीटा, यूनिट, इंटीग्रेशन, ये काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है। ठीक है। और उससे पहले जो पार्ट है, इससे पहले जैसे कि हम कोई भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर देखिए, कम्युनिकेशन पार्ट का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी है वो कम्युनिकेट करेगी और वो अपना प्रोजेक्ट लेके आएगी, भाई मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो वो काम कौन देगा? वो काम एक दूसरी कंपनी देगी या एक दूसरा जो उसका क्लाइंट है वो देगा। वो क्लाइंट आपकी शर्तों को माने, आपके अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको अपनी जो भी अपना उसका जो एक पर्टिकुलर जो उसने बना रखा है, फॉर्मेट बना रखा है, वो आपके सामने रखे, और आप अगर एग्री करें कि भाई हाँ मैं ये काम करने को तैयार हूँ, और इस तरीके से करने को तैयार हूँ, और इस प्लेटफॉर्म को मैं यूज में लूँगा, तो वो बेसिकली जो काम जो है वो कंपनी को असाइन होना, और इनिशियल लेवल के ऊपर ये चीज़ें कि भाई ठीक है, जो भी आपका एग्रीमेंट साइन होना, ये सब ये कम्युनिकेशन का पार्ट है। प्लानिंग जो है, प्लानिंग के अंदर आता है उस पूरे काम की किस तरीके से क्या प्लानिंग है, उसके अंदर किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, वो प्लानिंग है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, डिप्लॉय का मतलब होता है उस चीज़ को फाइनली बनाने के बाद डिप्लॉय कर देना, कि भाई किस तरीके से आपने जो बना दिया है, टेस्टिंग हो गई तो उसके बाद में उसको डिप्लॉय कर देना। ये सारी एक्टिविटी होती है फ्रेमवर्क एक्टिविटी। ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क एक्टिविटी होती है, ये एक पर्टिकुलर डिपेंड रहती है किसी कंपनी के ऊपर, कि भाई एक ही तरीके, जैसे एनालिसिस का पार्ट है वो एक पर्टिकुलर यूनिट कर रही है, डिजाइनिंग का पार्ट है वो एक यूनिट कर रही है, कोडिंग का पार्ट है वो एक यूनिट कर रही है, कोई प्रोजेक्ट लीडर के अंडर में काम हो रहा है ये। ठीक है। ये तो होती है फ्रेमवर्क एक्टिविटी। एक जो दूसरी तरीके की एक्टिविटी है वो होती है अम्ब्रेला एक्टिविटी। देखिए, अम्ब्रेला एक्टिविटी का मतलब, अम्ब्रेला का मतलब आप ढंग से जानते हैं, यानी कि मतलब ओवरऑल सिनेरियो के अंदर देखा जाए तो कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि एक कंपनी जिसने असाइनमेंट लिया है कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने को, वो उन चीजों को एक मतलब एक ओवरऑल हायरार्की के अंदर उन चीजों को एक साथ कंसल्ट किया जाएगा, एक टीम में बैठ के कंसल्ट किया जाएगा, और उसके मैन मैन कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। देखिए, इसके अंदर इसमें चीजें आती हैं अम्ब्रेला एक्टिविटीज के अंदर। जो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, जो हम डिस्कस कर रहे थे सारा का सारा। फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज हैं, जो जैसे कि जो जो टेक्निकल रिव्यूज हैं, जो जो भाई किस टेक्निकल किस टेक्नी मतलब कौन कौन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें यूज में लेनी है, क्या उसके अंदर किसी अपडेशन की ज़रूरत है, क्या कोई दूसरी कोई मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज या कोई दूसरा कुछ ऐसा टूल्स हम काम में लेना चाहते हैं, क्या वो ले सकते हैं, उसके क्या प्रो कौन सारे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है जिस क्वालिटी को लेके हम चले हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के हमने पैरामीटर डिसाइड किए हैं, क्या वो पूरे हो रहे हैं, तो इस चीज़ को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू देखा जाता है कि भाई ये आपकी क्वालिटी है, ये वो मिल रही है, नहीं मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है, क्या कोई उसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, और ये सब कुछ इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर होता है। हम बात करते हैं अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है, उसके अंदर आता है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, उसके कॉन्फ़िगर करना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज के अंदर क्या-क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके अंदर किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन को लेके। ये सारा हम आज आज इसको थोड़ा-सा हम डीपली भी देखेंगे कि उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अम्ब्रेला एक्टिविटी है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन हो गया प्रोडक्शन का, वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, ये सारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट की, मतलब कोई चीज़ हमने बना दी है, उसको बार-बार एक कोड लिख दिया है, अब उसी कोड से रिलेवेंट कोई दूसरा कोड चाहिए, तो बार-बार उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो हमें उसी कोड को यूज़ में लेते रहना है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब जो हमारा टाइम है, जो डेडलाइन है, उसको हम मीट करेंगे, एक्शन प्लान के उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एक हायरार्की होती है जो कि देखती रहती है, भाई अच्छा ये काम हो गया है, ये वाला काम इतना हो गया है, इसके अंदर वो काम हम यूज़ में ले सकते हैं, इस तरीके से। तो रीयूजेबिलिटी के अंदर मेनली जो जो कोड हमने लिख दिए हैं, जो जो काम हमने कर लिए हैं, उसके वापस से क्या यूजेज हो सकते हैं, ताकि हमें पोस्ट पोस्ट बेनिफिट भी हो, और टाइम जो है वो भी हमारा बचे। ठीक है, ताकि हम क्वालिटी की तरफ ध्यान दे पाएँ।
उसके बाद में जो मेजरमेंट्स हैं कि भाई क्या क्या चीज़ों के अंदर क्या क्या हमने कहाँ तक क्या अचीव किया है, क्या बाकी मेजर्स हैं इनके, वो सारे अचीव करना। और रिस्क मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब रिस्क एनालाइज करना, किस किस चीज़ का रिस्क है, क्या क्या रिस्क हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेसिकली मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, दो तरीके की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। एक तो होता है उसको बनाना, मतलब उसको एनालाइज करना, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, जो एसडीएलसी बोलते हैं आप, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं। एक तो वो एक्टिविटीज होती है सारी की सारी, उसमें जो हमने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, और जो जो मेंटेनेंस, और ये सारी सारी एक्टिविटीज है वो सारी होती है फ्रेमवर्क एक्टिविटी। अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर उसके टेक्निकल रिव्यूज, उसकी क्वालिटी, फिर उसके अंदर उसके रिस्क, जो जो कौन कौन से रिस्क हैं, उसकी रीयूजेबिलिटी, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और ये सारा अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, अम्ब्रेला एक्टिविटी से जुड़ी हुई चीज़ें ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी जो डिस्कस की थी कुछ चीज़ें, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट से पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, वो की थी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग को लेके डिस्कस किया था हमने। ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरीके से हम एक्शन प्लान वगैरह जो है वो, अब ये जो दूसरी जो है, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी अम्ब्रेला एक्टिविटी, अम्ब्रेला का मतलब आप लोग जानते हैं, अम्ब्रेला का मतलब ओवरऑल सिनेरियो के अंदर उस चीज़ को मतलब एक ही ओवरऑल प्रीव्यू के अंदर जो जो एक्टिविटीज होती हैं वो अम्ब्रेला एक्टिविटी। जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, ये भी अम्ब्रेला एक्टिविटी है, रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखिए क्या क्या, एक आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों का रिस्क रहेगा। भाई कोई सॉफ्टवेयर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ये माने कि आपकी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का रिस्क रहेगा। तो उसमें जैसे कि किन किन चीज़ों से रिलेवेंट है कि भाई हम क्या क्या रिस्क है ये सब कुछ, तो ये श्रेयांश श्रेयांश जैन, श्रेयांश हेलो। श्रेयांश यस। आवाज़ आ रही है श्रेयांश? हाँ सर, आ रही है। आप क्या क्या रिस्क रहता है श्रेयांश, कोई भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसमें कोई एक रिस्क बताओ कि इस चीज़ का रिस्क रहता है, रिस्क मैनेजमेंट। सर, एरर डिटेक्टिंग वगैरह सर, और उसके अलावा सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी एक एक बड़ा प्रीव्यू है, सिक्योरिटी एक अच्छा पॉइंट है, सिक्योरिटी से रिलेवेंट, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को। ठीक है, थैंक यू। हाँ विशाल, विशाल विशाल शर्मा। यस सर। हाँ विशाल, क्या रिस्क रहता है, कोई एक रिस्क बताओ, जो जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, एक कंपनी प्रोजेक्ट बना रही होती है, तो और क्या रिस्क है आपके दिमाग में कि भाई ये रिस्क रहता है, इस रिस्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए, या अम्ब्रेला एक्टिविटी के अंदर हमें ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, इसको कैसे मैनेज कीजिए, कोई एक रिस्क बताओ अपने दिमाग में जो आपके आ रहा हो कि भाई ये एक रिस्क है उसके अंदर, क्रैश होने का। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको क्रैशिंग का आप बता रहे हैं, जो हाँ आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो कहीं क्रैश नहीं हो जाए, उसका बैकअप हाँ, आपने लिया ह्यूज है नहीं। ह्यूज पॉपुलेशन, हाँ ह्यूज पॉपुलेशन एक साथ है ना, अगर उसको रन करेगी तो वो क्रैश होने का रिस्क रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसके जो एट द टाइम ऑफ लोडिंग हो, जब ये बनने के हाँ बाद की आप बात कर रहे हैं, या आप बनने के हाँ बाद की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जो बन जाएगा, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक बार हम अभी ये बना रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए इसके अंदर एक्चुअली में क्या है, ठीक है आप हाँ म्यूट कर लीजिए माइक को। देखिए हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जब हम कोई चीज़ कंपनी बना रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर और कौन से सिनेरियो आपके मन में आते हैं, और कौन से रिस्क आपके मन में आते हैं, जो मुस्कान 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 शाह, यस सर। बताओ कोई एक अच्छा रिस्क बताओ जो कि हमें जो मैनेजमेंट टीम को ध्यान रखना चाहिए कि ये रिस्क है, इसके बारे में उसको सोच के चलना चाहिए, कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो क्या रिस्क हो सकता है।
सब स्पाइंग हो सकती है, मतलब जैसे अपना डेटा कोई चुरा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बग्स वगैरह आ सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, कि है ना, मतलब जो पता नहीं चल रहा है डेवलपर को। अच्छा 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 अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी थ्रेड्स की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेड की आप बात कर रहे हैं। गुड गुड। अच्छा, ठीक है, बाकी सब लोगों को मेरी जो स्लाइड है वो दिख रही है ना स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है सब लोगों को? देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर हमने रिस्क के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखिए ये लिखी हुई हैं। तो इसमें देखिए, आप जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे कि सिक्योरिटी से रिलेवेंट और ये रिस्क रहते हैं, ये तो बहुत हैवी रिस्क हैं और इनके लिए कंपनी पूरी कोशिश करती है। ठीक है, लेकिन जैसे बाकी जो ओवरऑल, जैसे आप एक बार एकदम आप एक न्यूट्रल होके सोचिए कि जब आप एक कोई कंपनी है वो कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो क्या क्या रिस्क होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, रिसोर्सेज प्रॉपर मैनेज होंगे नहीं। भाई मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे को जो चीज़ मशीन जिसके ऊपर काम करना है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। बेसिक जो चीज़ है वो रिसोर्सेज टाइम पे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, एक चीज़ तो ये हो गई है। दूसरी चीज़ जो है वो भाई, जैसे कि मैं जिन लोगों पे डिपेंड हूँ एक कंपनी के अंदर, मतलब मेरा डेवलपर जो डिपार्टमेंट है, कहीं पता चले कि वो डेवलपर डिपार्टमेंट ही कहीं दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया, उसको कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है, वो वहाँ चला गया। ठीक है, नया आदमी आ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने जो देखिए, हम जिस बात सॉफ्टवेयर की जो बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता है। मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बिल्कुल अलग है इसके। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस चीज़ की इसलिए अलग है क्योंकि जिसको डिजाइनिंग जो सॉरी कोडिंग की जो हम बात करें डेवलपर की, जो अच्छा डेवलपर है वही उसके अंदर काम कर पाएगा। हर कोई आदमी नहीं, नए को सीखने में टाइम लगेगा, वो उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। हालांकि बहुत सी साइट हैं, गिट हब वगैरह काफ़ी सारी साइट हैं जिनके थ्रू कोडिंग अवेलेबल होती है, लेकिन जो जिस फील्ड के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा होता है वही उसका एक्सपर्ट होता है। तो हमें टाइम पे डेडलाइन पे वो प्रोजेक्ट को करना होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो देखिए, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेसिक जो चीज़ है, देखिए, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ लिविंग द प्रोजेक्ट एंड न्यू स्टाफ कमिंग, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब हम एक जीरो पॉइंट से सोचना चालू करें कि मतलब जो कंपनी के अंदर एक जो मैनेजमेंट है वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा स्टाफ कहीं छोड़ के चला जाए जिसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, जिसको जिसको जावा अच्छी आती है, मेरे जावा के प्रोजेक्ट हो रहे हैं और वही मेरा आदमी किसी ने उसको अच्छी सैलरी दे के, मतलब किसी ने कहा कि मैं आपको कोई पर मंथ आपको 1 लाख रुपए दे रहा है और उसने कहा कि मैं आपको 1,20,000 रुपए दूंगा, दूसरी कंपनी उसको हायर कर रही है। तो फिर जो वो फर्म है, दूसरी जिस फर्म को छोड़ के जाता है वो तो यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अब वो उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। तो ये मैनेजमेंट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। मतलब आपको अपने एम्प्लॉय है उनको खुश रखना होता है। ये अपन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपन ने देखा है। वो स्कीम्स देखिए, मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाऊंगा, आज नहीं तो अगली बार दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या क्या चीज़ें बताता है। जैसे हम एक बार मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, लोगों को टाइम टू टाइम अप्रिसिएशन देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, उनको नई चीज़ें बताते हैं, उनको पर मंथ या पर ईयर या एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑफ दिस मंथ, एम्प्लॉय ऑफ दिस ईयर, और जैसे बीमा पॉलिसीज और इनके अंदर होता है, वैसे हर चीज़ के अंदर होता है, ताकि ये होता है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन के थ्रू क्या होता है, अपने जो भी जो स्टाफ है उसको मैनेज किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक रिस्क फैक्टर है कि मतलब इफ योर एक्सपीरियंस स्टाफ इज लिविंग द प्रोजेक्ट एंड न्यू स्टाफ इज कमिंग, देन द every thing of the project like deadline and your overall project will be suffered। ठीक है, सेकंड है, ये तो हम बात कर रहे थे स्टाफ लेवल की। दूसरी चीज देखिए आप, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चेंज हो जाए, अब ये दो सिनेरियो हैं, एक तो ऊपर मतलब स्टाफ, एक तो स्टाफ चेंज हो जाए और एक मैनेजमेंट चेंज होती ही चीज़ें चेंज हो जाती है। चीज़ें चेंज हो जाती है मतलब आपको अपना काम अलग तरीके से करवाना होता है, आपकी पॉलिसी बदल जाती हैं, हर चीज़ के अंदर आपको नई, मतलब आपको अलग तरीके से काम करवाना होता है। आपको लगे कि नहीं, मुझे ये आदमी है, ये तो यहाँ पे अच्छा काम करता है, ये आदमी यहाँ पे अच्छा काम करता है,
तो एक वापस से रीस्ट्रक्चरिंग का जो माहौल है वो वापस से बन जाता है। तो रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और पूरी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट की हम बात करें, जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसके टाइम की हम बात कर रहे हैं, मतलब कंपनी के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट कंपनी ने ले रखा है और उसके अंदर हो रहा है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं और ये सिंपल जो रिस्क हैं वो ये हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अगर रिक्वायरमेंट चेंज आ गई है, रिक्वायरमेंट चेंज आ गई है या मिस इंटरप्रिट रिक्वायरमेंट हो गया है, देखिए, तो उसके अंदर भी रिस्क है। मतलब आपकी कोई चीज़ आपको जो रिक्वायरमेंट थी उसमें चेंज आ गया। रिक्वायरमेंट चेंज का मतलब है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और कोई भी स्विगी का या जोमेटो का, और अब आपको वो कंपनी कह रही है कि आपको ये चेंज करना है और उसकी रिक्वायरमेंट में चेंज आ गई है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। तो भी एक ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर टीम किस तरीके से कंसर्न एक्शन लेगी। एक तो ये पॉइंट होता है, एक रिक्वायरमेंट चेंज करने काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आप ये हो सकता है कोई मशीनरी को लेके भी हमारे पहले अलग परसेप्शन थे, फिर परसेप्शन चेंज हो जाए और इस तरीके से, ठीक है। तो एक ये एक रिस्क मैनेजमेंट का ही पार्ट है। फिर हम बात करते हैं कि जो डेडलाइन वगैरह और जो रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे थे कि भाई कौन कौन से जो काम है वो कितनी देर में हो जाने चाहिए। ये काम है, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, इसको इतनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हमने सोचा था कि इसके 15 दिन ही लगेंगे, लेकिन ये 15 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया है। तो दूसरे कौन से काम में से हमको एडजस्ट करना है, कौन से फेज को हमको थोड़ा टाइम है उसका कम कर देना है ताकि प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाए। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही है कि रिसोर्सेज के अंदर होता है कि भाई जो रिसोर्सेज जो हैं उनको पता चले कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज चेंज हुए हैं, क्या वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या वो रिसोर्सेज टाइम पे मिल रहे हैं। मतलब आपके पास जो डेवलपर है उसको कुछ टूल की रिक्वायरमेंट है और वो टूल नहीं मिल पा रहा है, उस टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और चीज़ें मान लो कि आपको या फिर उस फ्रीक्वेंसी में नहीं मिल पा रहा है, मतलब, ठीक है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसके अंदर अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज चेंज की, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई चीज़ें, जैसे कि अभी प्रोजेक्ट बनते टाइम ही हमें पता चला कि अच्छा ये इस टेक्नोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, अभी नई चीज़ आ गई एकदम से। अभी लोगों ने उस पर काम करना बंद कर दिया है और फिर एकदम से जब कंपनी को भी पता चले कि भाई आप इसमें काम कर सकते हैं, तो वो भी एक रिस्क है। उसमें दोनों तरीके से हो सकता है कि जिसने आपको काम दिया, क्लाइंट आपका जो है, वो उसमें कुछ चेंज कराना चाहे, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे जिस जो कंपनी काम कर रही है वो सोचे कि मुझे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, कल को मेरी ये चीज़ें चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो मुझे इसको अडॉप्ट करना चाहिए, इस तरीके से। तो ये टेक्नोलॉजी चेंजेज हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल चेंजेज हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वायरमेंटल जो चेंजेज हैं वो भी इफेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि कंपटीशन तो एक बड़ा फैक्टर है ही है। बिजनेस कंपटीशन के अकॉर्डिंग रिस्क भी रहता है। मतलब आपको एक सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आपको हमेशा आपका कंपटीटर है वही उसी के अकॉर्डिंग आप काम तैयार करते हैं, ये मानिए आप। तो बिजनेस कंपटीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क है जो वो भी उसके अकॉर्डिंग वो होता है, फील होता है। मतलब आपको किस तरीके का कंपटीशन है, कंपटीटर आपका कैसा है, उसकी क्या क्या वो कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये भी आपको सोचना होगा। हो सकता है जैसे कि आपने सुना है ना, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों खा जाती हैं। कई लोगों के पास अच्छे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था ये चाइना वाला जो टिकटॉक है। तो टिकटॉक जैसा ऐप हमारे वहाँ IIT बॉम्बे वगैरह में बनाया था, लेकिन चला ही नहीं, क्योंकि
फंडिंग फंडिंग नहीं थी ना, तो फंडिंग और ये काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इन चीज़ों को इफेक्ट करती हैं। तो ये ओवरऑल जो रिस्क जो है उसके अंदर ये इस तरीके के रिस्क होते हैं। ठीक है, बाद में आप जो डिस्कस कर रहे थे वो भी अनडाउटेबल, ये भी ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेड्स और भी काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं। उसके लिए हम जैसे जिस तरीके की डिज़ाइनिंग करते हैं और जिस तरीके की हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ में लेते हैं उस पर हाईली डिपेंडेबल रहता है ये सारी चीज़ें। और जो ट्रैफिक और इससे रिलेवेंट चीज़ है ना जो आप डिस्कस कर रहे थे, ये पोस्ट प्रोजेक्ट है, पोस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आता है कि ट्रैफिक मैनेज कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हालांकि इसका कुछ फैक्टर कि भाई हम इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि वो इजीली रन हो। ठीक है, वो एक फैक्टर रहता है इसके अंदर। तो ये सारे थे प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है जो उसके अंदर। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क कौन कौन से थे, वो तो ये रिस्क थे। अब जैसे कि इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है उसके अंदर ये एक्टिविटीज़ हैं जो उसके अंदर हम काम में लेते हैं। जैसे आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जितने भी रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिस्क हैं जो होने वाले हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं उसके कैटेगराइजेशन की, कि हम उनको कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करते हैं मतलब कि जैसे अलार्मिंग सिस्टम और ये सब कुछ होता है भाई। एक तो रिस्क है वो छोटे लेवल का रिस्क है, एक रिस्क है वो बड़े लेवल का रिस्क है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं कि जैसे कि आप अगर आप कोई ऐप वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, बैंकिंग ऐप, और ये तो उनके अंदर रिस्क आते हैं वो अगर मान लो कोई मालवेयर या फिर रूटिंग वगैरह हो रखी है फ़ोन के अंदर, आपके फ़ोन को रूट कर रखा है। तो उससे क्या है कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है सारा का सारा मतलब उसका बहुत ज़्यादा आपका डेटा लीक हो जाएगा, आपका पैसा इधर से उधर जा सकता है। जो आपका जो इंटरनल जो इंफॉर्मेशन जो जो एक्सेस है वो हो सकता है। जैसे आपने देखा कि ट्विटर में भी अभी हुआ था कि ट्विटर के अंदर कुछ उनके हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ एक मिनट हाँ, ऑडिबल है क्या? अब आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो, हाँ अब आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ, अब आ रही है आवाज़? आई एम ऑडिबल? हरिता शर्मा। यस सर। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़? मनोज सुथार, मनोज सुथार, मनोज सुथार, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ मनोज, मनोज आवाज़ आ रही है मेरी? पल्लव शर्मा, पल्लव, पल्लव आवाज़ आ रही है? आई एम ऑडिबल? हेलो सर, आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, तो जो रिस्क हमने जो डिस्कस किए थे, उन रिस्क के अंदर जैसे हम बात करें कि उन रिस्क को हम अलग अलग तरीके से जो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से रिस्क है, और उसके बाद में उनको हम जैसे कैटेगराइज करेंगे रिस्क को कि कौन जैसे हम कैटेगरी की बात कर रहे थे, तो रिस्क की अलग अलग कैटेगरी होती है। एक हाई रिस्क होता है, एक लो रिस्क होता है, एक मीडियम लेवल जो रिस्क होता है। तो इनके अलग अलग
तरीके के जो रिस्क होते हैं वो हमें देखना होगा कि भाई ये किस कैटेगरी का रिस्क है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है और ये सब कुछ, ठीक है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई रिस्क की इंटेंसिटी क्या है, रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, और रिस्क के इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। भाई अगर हाई रिस्क है, मतलब हाई इंटेंसिटी है, अलार्मिंग है, तो हम उसके ऊपर तुरंत काम करेंगे, पहले उसी के ऊपर काम करेंगे। अगर हमको लगे कि नहीं रिस्क की इंटेंसिटी है वो लो है, मतलब इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो हम उसके ऊपर थोड़े दिन बाद में भी काम कर सकते हैं या फिर उसके साथ में भी काम कर सकते हैं। उसको मतलब उसको हम उतनी प्रीफरेंस देंगे। तो ये सारी की सारी जो रिस्क की कैटेगरी, जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं, उन सारे रिस्क हैं उनको हम कैटेगराइज कर देंगे कि ये वाले तो मतलब हाई इंटेंसिटी के रिस्क हैं, ये एवरेज इंटेंसिटी के रिस्क हैं और ये लो इंटेंसिटी के रिस्क हैं, ठीक है। उसके बाद उनके ऊपर उसी के अकॉर्डिंग हम उनको हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की सेम वही चीज़ जैसे कि हमने बात की अभी। तो रिस्क की जो इंटेंसिटी है वो अगर एक बार कैटेगराइज हो गई है कि रिस्क के अंदर हमने ये देख लिया कि कौन सा रिस्क किस लेवल का है, तो उसके बाद में उसकी जो मैनेजमेंट है वो किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं एनालाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द रिस्क एट वेरियस फेजेस। तो इसके अंदर ये भी हो सकता है कि अलग अलग फेज के अंदर उसी तरीके के रिस्क आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उसको भी हैंडल करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो उसके लिए सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो इसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मॉनिटरिंग के अंदर आता है कि वो जो रिस्क आपने जो मैनेज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो हम करेंगे और देखेंगे कि क्या वो रिस्क वापस से आ रहे हैं, क्या वो रिस्क अभी भी बना हुआ है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्या अभी भी वैसी इंटेंसिटी है उसकी, क्या वो रिस्क या फिर वो रिस्क है वो रुक गया है। तो इसका जो भी उसकी जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर तरीके से हम इसके अंदर करेंगे मॉनिटरिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको क्लोजली हम मॉनिटर करते हैं ये सारी चीज़, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे कि जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं, तो अभी मेरी आवाज़ आ रही है कि सब लोगों के पास अभी आवाज़ क्लियर है क्या मेरी? मनोज सुथार आवाज़ क्लियर है मेरी? मनोज, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करते हैं या फिर जो मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट धीरे धीरे किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। देखिए भाई एक एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर के क्या रोल रहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये सारी जो स्लाइडें पढ़ रहे हैं ना, ये सारी स्लाइडें आपको पढ़नी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं मेन एग्जाम के अंदर। फिर आप कहेंगे सर मटेरियल नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो ये सब चीज़ें आपको कोई पर्टिकुलर बुक के अंदर नहीं मिलेंगी। हो सकता है आप अगर इसके अंदर सोमरविले या फिर आप प्रेसमैन और उसकी तरफ जाएं तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एकदम से ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखी हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी जो स्लाइड्स हैं ये बता रहा हूँ। तो आपको इसके लिए नेट की हेल्प लेनी होगी, आपको नेट की हेल्प लेनी होगी, आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी होगी। जो जो वीडियोज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, वो मैं आपको ये बताता रहूँगा कि भाई ये वाला ये वीडियो है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो वो आपको मैं आपको भेज भी दूंगा डेटा, ठीक है। तो ये हाँ, ये जैसे ही ये यूनिट वाला कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको इस यूनिट से रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको मैं भेज दूंगा। ये वाला जो जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्न पे आपको मैं पूरी स्लाइड है वो सारी मैं आपको भेज दूंगा इससे रिलेवेंट, ताकि आप इसको पढ़ पाएँ। इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं एग्जाम में जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे बैठ के नेट जो है बस उसको नेट का ध्यान रखें आप लोग, बस आपको अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करना है, उसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी तो कोरोना में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, बस यही आपके जो जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जैसे बुक्स वगैरह हैं तो बुक आपके पास है। बुक लेने के लिए भी बाहर मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक के अंदर ही जो कुछ मैटर दिया हुआ है बस उसी तरीके से है। तो 2-3 बुक हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कौन कौन सी बुक है, आप जानते हैं ये बात,
तो वो बुक आपके पास होगी मेरे हिसाब से, और नहीं है तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। बुक की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, प्रेसमैन की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास पड़ी है, सोमरविले की भी मेरे पास पड़ी है। तो आप लोगों के पास अगर नहीं हो तो बता देना, मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको, बुक की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो लेकिन आई होप कि आप लोगों ने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो आपके पास है सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सारा ही है आपके पास। तो उसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जो ये अभी बाकी चीज़ें हैं, जैसे ये अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे अब। तो जो एग्जीक्यूशन और ये सब कुछ है, जो थोड़ा बहुत टॉपिक है, और एक वीडियो हम अगले टाइम पे देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट, ताकि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, जो हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब कुछ बुक्स वगैरह अवेलेबल है ना आप लोगों के पास, बुक्स वगैरह? कोमल शर्मा, कोमल शर्मा, यस सर। बुक है ना आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? प्रेसमैन या सोमरविले या एडसन, कोई बुक तो होगी उसकी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी तो आप लोगों के ग्रुप में शायद मेरे को याद है मैंने भी डाली थी, है या नहीं है आप लोगों के पास? नहीं है तो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? और नहीं है तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जिन लोगों के पास है अच्छा है, प्रियांशी, विश्वेंद्रादित्य, ठीक है। नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको दे दूंगा। आपको उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉपी हमारे पास अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, है ना? ठीक है भाई, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ओके।